अस्सलामुअलैकुम। कैफ 3 CMA का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं भाई? क्या हाल है जी आप लोगों का? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये पेपर है और इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का ही कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मेरा नाम उमैर है और आप लोगों का नाम भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ड्यूरिंग सेशन याद कर लूँ, जो 2-4 हो गए इतने की होते हैं मुझे, ठीक है। तो हम इस तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो चैलेंजेस CMA के अंदर हमें फेस करने पड़ते हैं, अच्छा वैसे आसान पर्चा है, ठीक है। पर्चा कोई भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है आप लोगों का एटीट्यूड, आप लोग कितना को पास होने की नीयत से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वही जो है ना वो डिसाइड करता है आपके पास फेल होने की रेशो को। बहरहाल जो चैलेंजेस नॉर्मली बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। चैलेंजेस से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे ये मसाइल हैं। इसमें सबसे पहला तो यही है कि हमारा जो सिलेबस है CMA का वो काफ़ी लेंथी है। अब इसका हल क्या है कि हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे होंगे। होता भी ऐसे ही है हमेशा, ये तो लिखने की बात थी, वरना होता भी ऐसे ही है। हाँ, जो कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम छोड़ देंगे ना। हाँ, जो छोड़ेंगे वो लाजमी आएगा, ये तो आपको भी अब पता लग गया होगा, ठीक है। ऐसा कुछ तजर्बा हुआ? FAR 1 कितने बच्चों ने दिया? FAR 1। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसने कोई टॉपिक चॉइस में छोड़ा हो और वो आ गया हो? कोई है ऐसा बच्चा? कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छोड़ दिया था, 6 नंबर का सवाल आया, सुभान अल्लाह। 5 का 6 का? 6 का आया, सुभान अल्लाह। हालांकि मैंने बोला था बच्चों को कि 5 से 7 नंबर पूछता है इसमें से। और जी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। कोई और छोड़ के गए हो टॉपिक? कोई तो होंगे यार, मान नहीं रहे हैं। जरूर हैं। क्या तुमने कोई छोड़ा था टॉपिक? NPO थोड़ा ढीला किया हो हैं भाई यार, आ गया 2-3 दफ़ा हैं, पेपर अच्छा हो गया फिर। भाई आपने FAR 1 का पेपर दिया है इस दफ़ा? नहीं दिया? आ जाओ फिर। अच्छा, तो भाई लेंथ है सिलेबस की ज़्यादा, और ये मसला आपका नहीं है, ठीक है, ये मसला मेरा है। तो इसको इंशाल्लाह जो है वो मैं फोकस कर लूँगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे हम इंशाल्लाह, और जो कम इंपॉर्टेंट हैं उन पे कम टाइम लगाएंगे। लेकिन ये आपने नहीं डिसाइड करना, क्योंकि जो आपने छोड़ दिया वो भाई की तरह से और भी बच्चे बैठे होंगे, ऐसे मसले मसाइल उनके साथ हो चुके हैं, मान नहीं रहे वो लोग, ऐसा मसला होता है। और फिर ज़्यादा बड़ा मसला पता है क्या होता है? आप एक टॉपिक जो है आपने उसको अच्छा किया, मुनासिब किया, इंपॉर्टेंट नहीं था, मुनासिब कर लिया, बहुत अच्छा नहीं किया था, उसमें से सवाल आ गया। नॉर्मली ऐसे टॉपिक में सवाल आता भी है तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल होता भी नहीं है, अच्छा सवाल होता है बस। तो जिसने वो बराबर सराबर किया होता है वो उसको अच्छा अटैम्प्ट कर लेता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई छोड़ कर गया है तो सिर्फ वो सवाल देखने के बाद होश उड़ जाते हैं, ठीक है ना। वो तोते मैना चिड़िया मैं कहता होता हूँ बच्चों के, वो पर्चे बैठे हुए उड़ जाते हैं, जो आता होता है वो भी जाता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। खैर चलें, लेंथी पेपर भी होता है, इसका काम सिलेबस की लेंथ तो चलो हम कर लेंगे। हमने तकरीबन कोई 105 से 110 लेक्चर्स करने हैं अपने इस पूरे सिलेबस के लिए, और 1 घंटा 30 मिनट से इन्होंने 1 घंटा 25 मिनट किया टाइम टेबल में, मैंने देख लिया है। तो मैं इंशाल्लाह उसको करता हूँ 5-7 मिनट, हम मिल के पीछे कर लेते हैं इसको 10 मिनट। तो हम 1.5 घंटा रोज़ पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे छुट्टी ना करें, और 110 के आसपास प्लस माइनस 1-2 लेक्चर्स हो सकते हैं, इसमें हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे कंफर्टेबली, कोई मसला नहीं है। बस कोशिश ये करेंगे कि हम छुट्टी ना करें, ठीक है ना। आप लोग छुट्टी करके बैठ जाएं तो मैंने कहा दीवारों को पढ़ाना है, इसलिए हम छुट्टी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह अपने आराम से करते करते इसको, अपने सिलेबस को 110 के आसपास लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। होपफुली इंशाल्लाह 31 जनवरी तक ख़त्म हो भी जाएगा, पहले दिन ही कह रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। सब कुछ खैर खैरियत से रहा, बहरहाल इंसान भी उनको मसला मसाइल ना हो जाए। बहरहाल प्लान के मुताबिक लास्ट टाइम छुट्टियों के बावजूद भी 31 जुलाई को हमारा सिलेबस 2-3 दिन प्लस माइनस के साथ हो गया था। तो इंशाल्लाह 31 जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन 110 के अराउंड लेक्चर्स होंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो लेंथ ऑफ सिलेबस तो हम कवर कर लेंगे। लेंथी पर्चे का क्या करें? पर्चा भी लेंथी होता है। आप जिस बच्चे को मिलेंगे वो यार पेपर पूरा ही नहीं हुआ, हमें आगे मिलेंगे सर पेपर पूरा नहीं होता, सर क्वेश्चन पूरा नहीं होता। इसका क्या हल है? मैं पिछली क्लास में भी अर्ज करके आ रहा हूँ, इसका एक ही हल है, वो है प्रैक्टिस। और वो भी कौन सी? टाइम रिस्ट्रिक्टेड, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर 10 नंबर का एक सवाल, 10 मार्क्स का एक सवाल आया है, ठीक है जी, तो आपके लिए क्या है? 1.8, ठीक है। क्योंकि अब बच्चे ज़्यादातर ऐसे हैं जो
कैफ से गुजर चुके हैं इसलिए उनको इस बात का पता है, लेकिन जो पीआरसी से आए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आपको पर्चा हल करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं और एडिशनल 15 मिनट आपको रीडिंग के भी मिलते हैं। तो जो 3 घंटे आपको पर्चा हल करने के लिए मिलते हैं उसके अंदर 180 मिनट होते हैं और 100 नंबर का पर्चा होता है, तो एक नंबर के हिस्से में 1.8 मिनट आते हैं। ठीक है, तो आपने जिंदगी में कोई भी सवाल करना है तो उसको इस अप्रोच से करना है, सिर्फ पर्चे में नहीं पहली बार करना। पर्चे में पहली बार करने से ये नहीं आप कर सकेंगे कि आप इसको 18 मिनट में कर लें। आपकी आदत होनी चाहिए, रूटीन होनी चाहिए। आप होमवर्क वाला कोई सवाल लेंगे, टेस्ट में कोई सवाल करेंगे, ज़िंदगी में कोई भी सवाल आप करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट करें, मेरा तो मशवरा यही है। लेकिन अकाउंटिंग वालों में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मार्क्स को देखना है, 1.8 से मल्टीप्लाई करना है, घर बैठे हुए होमवर्क करते हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए रोज़ाना ये काम करेंगे तो पर्चे में जाके ये चीज़ मैनेज होगी। लेंथ ऑफ पेपर इसके अलावा किसी भी तरह से आपकी मैनेज नहीं हो सकती। बहुत सादा सी बात है। और अगर ये काम आप नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ टेस्ट में भी नहीं करना कि चलो हफ्ते में एक टेस्ट, कुछ बच्चे होते हैं हफ्ते में एक टेस्ट होता है उसमें कर रहे होते हैं लेकिन वैसे रूटीन में नहीं कर रहे होते, उनको भी मसला आ रहा होता है। आखिरी महीने में जाके कहते हैं सर सवाल पूरा नहीं होता। सर जो गिवन टाइम आप जैसे मार्क्स इंटू 1.8 करके कहते हैं वो, अच्छा प्रैक्टिस हो भी जाए ना पूरा फिर भी नहीं होता। अक्सर क्या होता है 18 मिनट बनते हैं ना, 20 मिनट 22 मिनट लग रहे होते हैं। ये कोई मसला नहीं है, किसी पर्चे के अंदर किसी सवाल में मिनट ऊपर लग जाते हैं तो 5-4 मिनट किसी एक आधे में बच भी जाते हैं, मैनेज हो जाता है। 90 प्लस हो ही जाता है, 90-95 मार्क्स का पर्चा तो हो ही जाता है अगर इस तरह से चलें आप। और वो सेफ जोन है, 85 प्लस 90 तक चले जाएं तो वो सेफ जोन हो जाता है, आप काफ़ी हद तक पासिंग की तरफ चले जाते हैं इसमें। ठीक है, तो मार्क्स इंटू 1.8 करना है आपने। ज़िंदगी में कोई भी सवाल करना है तो उसके साथ ये नहीं कि घर पे बैठे हुए हैं तो अपने होमवर्क वाले सवाल को सुकून से करेंगे तो फिर टेस्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, उसको भी टेस्ट में नहीं करेंगे तो आई कैप में एकदम कैसे अप्लाई होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इस लेंथी पेपर को अगर टैकल करना है तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए हमेशा। कोई भी सवाल आपको होमवर्क के अंदर मिले, क्लास में आपको मैं कहूँ ये सवाल करें, आप टेस्ट में सवाल कर रहे हो, आपकी एक आदत बन जानी चाहिए ये वाली। ठीक है, ओके। अच्छा जी, मैथ तो आप लोग पढ़ के ही आए होंगे। क्यूएम किसी एग्जाम थी? क्यूएम एग्जाम्प्ट वाले, क्यूएम किसी की एग्जाम्प्ट है? किसी की भी नहीं, माशाल्लाह। मेरी तरह ये सारे नहीं रियाजी। चलें कोई बात नहीं, क्यूएम वाली रियाजी को छोड़ें, 5वीं 6ठी 7वीं तो सभी पढ़ के आए होंगे। अब उतनी को मैथ चाहिए हमें इसके अंदर। ठीक है, तो आपने बेसिकली चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको कौन कौन सा प्रीवियस नॉलेज दरकार होगा, आपको एक बड़ी टेंशन होती है। ठीक है, तो मैं आपको क्यूएम का या इंट्रो का कितना आपको नॉलेज दरकार है इस पर्चे के लिए वो भी बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो बहरहाल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमने बेसिक्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप लेके आनी है। मैं आज आपको बेसिक्स से स्टार्ट करवाऊँगा। बेसिक्स आपका कोई चैप्टर नहीं है आई कैप का, ठीक है, लेकिन इन बेसिक्स के बगैर आप कोई चैप्टर कर भी नहीं सकते क्योंकि ये बेसिक्स आपकी हर चैप्टर के अंदर हैं। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम इस हफ्ते के अंदर बेसिक्स को किसी न किसी हद तक साइड पे लगा लेंगे, नहीं बेसिक्स हम कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीक में हम अपना पहला टॉपिक जो है वो कोई सा भी हो सकता है, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हो सकता है, वो एफओएच भी हो सकता है, मैं कोई एक चैप्टर शुरू करवाऊंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, लेकिन ये बेसिक्स बहुत से ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बेसिक्स आपकी सारे सीएमए के अंदर चलनी है। हर रोज़ आपने वही काम कर रहा होना है जो आपने ये इस पहले वीक के अंदर करना है। इसलिए बेसिक्स के ऊपर ग्रिप होगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह मोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार हो रही होती हैं, हम उनको इंशाल्लाह टैकल कर लेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला जो स्टूडेंट्स के लिए मसला है, उस्ताद को देखा जाए तो उस्ताद के लिए तो वो एक ब्लेसिंग है। वो क्या है, सोल्यूशन कहाँ से शुरू करना है इसका पता नहीं चलता। आप लोगों को अक्सर बच्चे सीएमए के अंदर ये कहते हुए नज़र आएंगे यार सीएमए के पेपर में समझ नहीं आती है कि सवाल को हल कैसे करना है, सोल्यूशन कहाँ से शुरू करना है। तो उस्ताद के लिए तो ये फिर ब्लेसिंग ही हुई ना, कहीं से भी शुरू कर दो, कहीं ना कहीं से जवाब निकल आएगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए ये एक बड़ा मसला है। तो इस मसले का हल जो है वो जमात इस्लामी है। इस मसले का हल जो हमने निकाला है वो ये है कि हमने सीएमए के अंदर भी कोशिश ये करनी है और यही करेंगे, यही करते आ रहे हैं कि हम इसमें भी हर टॉपिक का जो सवाल होगा एक पहला जैसे करेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी सारे भी उसी तरह से होंगे। यानी कि सीएमए के अंदर भी हम कोशिश करके फॉर्मेट्स को फॉलो करेंगे। 99% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, 1% तो फिर FR1 FR2 में भी ऐसे ही हो जाता है कि आप फॉर्मेट्स के बाद
परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़्यादा आसान इसलिए बच्चों को लगती है कि उसके अंदर सेट पेट फॉर्मेट्स होते हैं, सीएमए के अंदर वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन करने का तरीका ये होगा, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज़ कर लेंगे। हाँ, कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे मर्जी करते रहें आप। मैं बच्चों को बताता होता हूँ सवाल करते हुए कि आप कैलकुलेशन करें, ट्री बना लें, आप जो मर्जी कर लें, आप तस्वीरें बना दें, वहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है ना, जैसे मर्जी करें, कोई मसला नहीं। लेकिन सोल्यूशन का एक स्टैंडर्ड हम फॉर्मेट रख लेंगे। जो भी टॉपिक करेंगे उसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हर सवाल जो है वो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बातें मैं कर लूँगा आगे जाके इसके ऊपर कि क्या आपकी जो है वो बेसिक्स कौन सी हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल लेंथ ऑफ सिलेबस मेरे ज़िम्मे, लेंथी पेपर आपके ज़िम्मे। लेंथी पेपर आपने जाके आखिर में आई कैप में देना है, फरवरी मार्च के अंदर जाकर, ठीक है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपने आज से ही, आज अभी से ही शुरू करनी है, इससे पहले नहीं। इससे बाद में लेके जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इंशाल्लाह आपकी ग्रिप आ जाएगी। हम कोशिश ये करेंगे कैलकुलेशंस को भी एक मतलब उसमें भी कोशिश करेंगे कि मेन कैलकुलेशन एक ही तरह से करें, ताकि रिपीट होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो आपके काबू में रहें। और स्टार्टिंग पॉइंट सोल्यूशन का कौन सा हो, ये मसला हल करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ चैलेंजेस थे जो आपके सीएमए के अंदर आपको भुगतना पड़ जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। बाकी सिलेबस जैसा कि आपको अभी भी अदनान साहब को FR 2 का वो बनाया था ना, तो अदनान साहब ने कहा कि ये टीचिंग आवर्स तो ICAP वाले हैं। मैंने कहा सर मैं तो ये लिखता इसलिए हूँ कि ICAP का सिलेबस उठाया है, ताकि बच्चों को पता लगे कि ये सिलेबस ही है, लेकिन ये लिख कर यहाँ पे काट देता हूँ कि इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। ये तो ICAP ने अपने आवर्स लिखे हैं, हमारे आवर्स तो हमारे हिसाब से ही होंगे ना, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 घंटे की एक क्लास होगी और तकरीबन 110 के आसपास लेक्चर्स होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितने आवर्स लगने हैं। तो ये आवर्स आप छोड़ें, आवर्स हमारे अपने होंगे, ठीक है। हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे भी ICAP ने इस पूरे सिलेबस को 3 ग्रिड्स के अंदर बांटा हुआ है, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली ग्रिड जो है, इसमें वैसे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आप देखें तो मैंने कोई चैप्टर नंबर नहीं डाला हुआ, ठीक है। स्टडी रिसोर्स क्या यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल ये चैप्टर नंबर्स जो है, ये चैप्टर नंबर्स ICAP की स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से हैं, और इन्हीं चैप्टर नंबर्स को ही मैंने नोट्स के अंदर भी रखा हुआ है, चैप्टर नंबर वही होंगे, ठीक है ना। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का कोई चैप्टर है नहीं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर कोई नहीं आएगा किताब के अंदर, लेकिन ये बहरहाल एक ज़रूरी चीज़ है जो हैंड आउट आपको मिला। हो सकता है इसमें भी मैं कोई आगे जाके 2-4 चीज़ें और ऐड करवाने का सोच लूँ इस दफ़ा, एक बात है, ठीक है, क्योंकि आपकी बेसिक्स जितनी स्ट्रांग होंगी आप उतने ही आगे बेहतर चलते रहेंगे, ठीक है। बहरहाल यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, ABC, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट वन प्रोडक्शन, जॉब ऑर्डर, सर्विस कॉस्टिंग और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस ग्रेड की जो वेटेज है वो 35 से 45 मार्क्स की, लेकिन नॉर्मली इस ग्रेड के अंदर ICAP जो है वो अपनी लोअर साइड के ऊपर ही नज़र आ रहा है। मैंने ये सारा आपके लिए जो है वो आगे ट्रेंड बनाया हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह देख लेते हैं, ठीक है। बहरहाल इसमें हम नॉर्मली ये पहले स्टार्ट करते हैं ओवरहेड्स और ABC। ये ABC भी ये ABC कह रहा हूँ मैं इसको, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, ये भी ओवरहेड्स का ही चैप्टर है बेसिकली। चैप्टर अलग अलग हैं, अप्रोचेज हैं, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग है, कॉस्ट वन प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं। मैं अभी आपको ट्रेंड दिखाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे जॉब ऑर्डर एंड सर्विस कॉस्टिंग जो है, ये काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा था, बच्चों ने इसको लिफ्ट कराना छोड़ दी, पिछली से पिछली टाइम में उन्होंने 15-16 नंबर का सवाल दे दिया। तो ये तो आप पक्की बात है, आप जिसको छोड़ के बैठे हुए हैं ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ये नहीं आता है, तो ये नहीं आता है। ICAP भी देख रहा होता है कि बच्चा देख रहा है कि ये नहीं आता है, छोड़ा हुआ है, तो ICAP उसी को टेस्ट करता है। जैसे ABC कॉस्टिंग है, कुछ अरसे से नहीं आ रहा था, पिछली अटैम्प्ट के अंदर आ गया, पिछली जो गुजरी है, ठीक है। बच्चों को कह के भेजा था इस दफ़ा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन जो है इंपॉर्टेंट है, नहीं आया हुआ, तो अब उसने टेस्ट कर लिया, ठीक है। बहरहाल इस बार पेपर निस्बतन थोड़ा बराबर सराबर था, मतलब पास होने वाला था। उससे पहले 2 अटैम्प्ट में तो ICAP ने खूब गुस्सा निकाला इस पर्चे के अंदर, खास तौर पे पिछली अटैम्प्ट के अंदर। लेकिन खैर, हमें इससे क्या, हमें इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पर्चा कैसा आता है। हमें तो ये देखना है कि हमने पास कैसे होना है, जैसा भी पर्चा है, तो वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जिनको आपने मद्देनज़र रखना है अकाउंटिंग के पर्चे के लिए, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड मार्क्स, मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड के बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस ICAP की तरफ से। अगर आप कहेंगे तो मैं लेके चला जाऊंगा आपको ICAP के पास,
जो उन्होंने हमें यही बात बताई हुई है, यही समझाई हुई है कि ना तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, चलो वो तो एक बच्चे का और मसला जो होता है ना कि कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स कटते हैं, भाई यहाँ पे नहीं है वो रवाज, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर जो भी अकाउंटिंग का पर्चा है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है चाहे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एक गलती जहाँ पे हो गई उसके नंबर कट गए, अब उस फिगर गलत फिगर ने आगे यूज होना है ना, तो उसके आगे नंबर नहीं कटते। तो इसलिए अकाउंटिंग वाले पर्चे सबसे आसान है पास करने, अगर आपको ये बात समझ आ जाए। ये कैसे समझ आएगी, कैसे समझ आएगी? ये पर्चे में बैठ के पहली बार कैसे समझ आएगी? ये नहीं, पहले समझ नहीं आएगी। आपको जो वीकली टेस्ट आपका लिया जाएगा उसमें टेस्ट मुश्किल होगा, थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा समझ नहीं आ रही होगी, वहाँ पे जो बच्चा जो समझ में आए वो करेगा। अब फिर उसको टेस्ट को चेक करने के लिए कोशिश यही है कि थोड़ा क्वालिटी उसकी बेहतर की जाए, क्वालिफाइड लोग हों या फाइनलिस्ट हों उनसे चेक करवाया जाए। इसी अप्रोच के ऊपर जैसे आई के अपने गाइड किया उनको ट्रेन करके, ताकि आपको पता लगे कि हाँ सवाल तो पूरा नहीं आता था, हाँ उस्ताद कहता था कि जहाँ समझ ना आए वो फिगर अज्यूम करके आगे चले जाना, हमने ऐसा ही किया था टेस्ट के अंदर तो हमारे नंबर आए थे। पर्चे में पहली बार ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ सकता अगर आपने उसको टेस्ट में ट्राई नहीं किया हुआ, ठीक है ना। खैर चलें, तो ये ग्रिड है आपकी जी। उसके बाद कॉस्ट फ्लो की ये जो ग्रिड है, इसमें चैप्टर्स तो कम है लेकिन इसकी वेटेज काफ़ी है, ठीक है। इसकी वेटेज है 20 से 30 नंबरों की, और इसके अंदर आपके प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। ये 8 और 9 चैप्टर जो है ये भी हम इकट्ठा ही पढ़ते हैं, बेसिकली ये एक ही टॉपिक समझ लें, हम इसको इकट्ठा ही पढ़ा करते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस जो है ये 2 चैप्टर्स हैं आई कैप के, इनको भी इकट्ठा ही पढ़ा जाता है, इनको इकट्ठा पढ़ते होते हैं, ठीक है। और एक टारगेट कॉस्टिंग है। टारगेट कॉस्टिंग भी कभी नहीं आया था, इस दफ़ा उसने इसको फिर थोड़ा सा पूछ लिया, ठीक है, कि ज़रा बच्चे जो है वो भूल रहे हैं कि शायद ये भी सिलेबस से ही निकल गया, शायद ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह वो तो ज़रूर आएगा। तो जब आपको सब करवाया जाए तो आपने सब करना है। फोकस मैं खुद करूंगा, जिस पे ज़्यादा करना है और जिस पे कम करना है वो मैं खुद कर लूँगा। इतना काम हर टॉपिक का लाजमी होता है कि उसमें से सवाल आ जाए तो वो आप हल कर सकें, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रेड है 30 से 40 नंबर की, ठीक है, जिसको डिसीजन मेकिंग, मशहूर ज़माना डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। तो इसमें ये नॉर्मली हायर साइड के ऊपर ही रहता है अपनी ग्रेड में, ठीक है जी। ये सारा कुछ अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। आई कैप तकरीबन 2 सवाल इसमें से देता आ रहा है पिछली 3-4 अटैम्प्ट में से। पिछली अटैम्प्ट में थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान कम दिया था, लेकिन इस अटैम्प्ट में फिर उसके तकरीबन 2 सवाल इसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से आए हुए थे, ठीक है। सीवीपी एनालिसिस 1-2 अटैम्प्ट उसने एक आधी अटैम्प्ट मिस कर देता है, लेकिन इस दफ़ा उसने अटैम्प्ट में सीवीपी एनालिसिस का सवाल भी किया हुआ है, ठीक है, आपसे। और फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिसीजन मेकिंग की यही बुनियाद होती है और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का पोर्शन कहलाता है सारा, ठीक है। इसके अंदर आपके बेसिकली ये 4 ही पोर्शंस हैं, ठीक है, जिनसे डिसीजन मेकिंग मिलकर बनती है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो करना भूल गया, ठीक है, वो अहम बात क्या है, आपके क्वेश्चंस जो हैं इसमें से कितने आते हैं, तो 9 क्वेश्चंस आते हैं आपके टोटल पेपर के अंदर, 9 सवाल आते हैं। कितने सवाल जी? ये सब पेपर्स में ऐसा ही है। अभी मैं FAR 1 को पहली क्लास के अंदर ये बता के आ रहा हूँ कि भी 9 सवाल आते हैं, ठीक है। उन 9 सवालों में से 6 सवाल जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। FAR 2 में भी ऐसे ही है, ठीक है। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। और आप लोगों के लिए बुरी खबर, MCQ नहीं होता है CMA के अंदर। CMA के पर्चे में MCQ यानी अकड़ वकड़ का ऑप्शन भी नहीं है, हैं? अच्छा वाला था, चलो 10 नंबर और नहीं तो 10 नंबर तो कई लगा देंगे, समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स को, 6 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, तकरीबन 6 सवाल जो हैं, ठीक है। और आई कैप की कोशिश यही होती है कि तकरीबन 50% पेपर सेक्शन ए में हो जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हो और 50% ही बी के अंदर हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये है कि तकरीबन 20 मार्क्स, मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स का जो है वो सेक्शन बी होता है, जिसके अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होता ही रहता है, 5 नंबर इधर ज़्यादा कभी उधर ज़्यादा, ठीक है। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स। तो कोई 15 नंबर का, फिर 18 नंबर का, फिर कोई 15 नंबर का, ऐसे करके ये 40 से 50 मार्क्स
तकरीबन इधर से दे लेते हैं और फिर आई कैप में शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बताया कि यहाँ से अब आपको खुद ही पता लग जाएगा, मैं भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स में से चलते चलते देखेंगे हम, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस किन में से बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस किन में से आपको देखने मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर के अंदर 9 सवाल होते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस है, ठीक है। ये 6 अटैम्प्ट से पीछे मैं इसलिए भी नहीं गया, सिलेबस के अंदर चेंजेस आई हुई हैं इनसे पहले, ठीक है। तो आपको अगर कभी एंड पे जाके कोई पेपर्स फुल फ्लैज करने भी पड़े तो आपको इन 6 अटैम्प्ट से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब कैफ 8 हुआ करता था तो उसका लेवल भी डिफरेंट होता था, क्योंकि कैफ 8 का मतलब होता था कैफ का आखिरी पर्चा, जो कि अब स्टार्ट में आ गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जाहिर है उस वक्त, लेकिन हम ये नहीं कि हम वो सवाल करेंगे नहीं, हम सवाल वो सारे करेंगे जो कैफ 8 के अंदर आते थे। हमने पास पेपर्स को ही फोकस करना है और मैं तकरीबन बच्चों को सारे पास पेपर्स ही करवा देता हूँ, ठीक है। वो इल्ला माशाल्लाह को 1-2 बच जाएँ, टेस्ट में देने के लिए रखा और मिस हो गया, ऐसा को मिस हो जाए तो हो जाए, वरना हम पास पेपर सारे ही कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि हम कैफ 8 वाले लेवल की तैयारी कर लेते हैं, तो पर्चे में अगर उससे आसान भी आ जाए तो हमारे लिए फिर वो ज़रा सहूलत ही रहती है, ठीक है ना। सही है। तो ज़रा आप पैटर्न चेक करें, तो ये जो पहली ग्रेड है 35 से 45 नंबर की, इसमें अगर आप गौर करें तो आई कैप अपनी लोअर साइड के ऊपर यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 35 से 45 की ग्रेड है। इसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर है वो पिछली 3 अटैम्प्ट से आ रहा था, इस दफ़ा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मिस हुआ है। तो जो मिस हो जाए आने वाला टॉपिक है वो तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो आप छोड़ेंगे जी ये मिस होगा, वो भी लाजमी आता है, छोड़ना कुछ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। ओवरहेड्स का चैप्टर है, ठीक है, इसमें एक अटैम्प्ट मिस हुई थी, उसके बाद ये भी रेगुलरली टेस्ट होने वाला है। मैं ये पैटर्न दिखाने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। लेकिन आप ये लिखने के बावजूद आप देखेंगे जब हम सिलेबस कर रहे होंगे तो हम सारी चीज़ों को उस वक्त नहीं देख रहे होंगे कि कोई इंपॉर्टेंट क्या है या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। बस वो फिर मेरी तरफ से स्ट्रेस ज़्यादा या कम वो आपको पता नहीं चलेगा। ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये इसके बारे में कह रहा था मैं, चेक करो। ये दोनों बेसिकली ये ओवरहेड्स, ये भी एक ओवरहेड्स के ही एक टेक्निक है, ओवरहेड्स की एब्जॉर्ब करवाने की एक टेक्निक है, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, बच्चों ने पिछले टाइम में कहा नहीं आ रहा, आ गया। सवाल बड़ा आसान था, अच्छा रिजल्ट भी अच्छा 40% से ऊपर आया था पिछली बार, ठीक है। सवाल बहुत आसान था, लेकिन बच्चों ने चूंकि इसको चॉइस में छोड़ा हुआ था तो फिर इसका नाम देखकर जो पर्चा आता था, और सवाल इतना आसान था कि अगर ये सिर्फ 2-3 सवाल भी किए होते ना उन्होंने क्लास के अंदर, जितना को उस्ताद कहते हैं यार एक सवाल भी कराया, वो भी कर लिया होता ध्यान से, तो वो सवाल अटेम्प्ट हो सकता था। लेकिन नहीं, तो छोड़ के जाना तो फिर रिस्क है, ठीक है। खैर इस दफ़ा ये नहीं आया। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग अगर आप देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, एक बार मिस हुआ उसके बाद ये भी रेगुलरली आ रहा है। कॉस्ट वन प्रोडक्शन एक ऐसा ही टॉपिक है जिसको बच्चों ने सोचा था ये हम तकरीबन, क्योंकि इसके अंदर जर्नल एंट्रीज होती हैं और प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम कर लेते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ सिलेबस, जब 100 के आसपास लेक्चर होते हैं, 100 से ऊपर जब चले जाते हैं, तो ये एंड पे आने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। 2 दिन इसमें लगते हैं, कॉस्ट लोन प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे 2 दिन बच्चे प्रैक्टिस करते हुए, तीसरा दिन वैसे तो मैं 2 दिन सोचता होता हूँ, बच्चे ही डिसाइड करते हैं, अगली फीडबैक उनका होता है ना, प्रैक्टिस करते हुए 1 दिन ऊपर भी लग जाता है। लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसान भी बहुत है, ठीक है। लेकिन मसला क्या हुआ होगा, देखो, और ये नहीं आता, बच्चे करते हैं ऐसे, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये चलता आ रहा था कि आ गया, और आया भी कितने नंबर का, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ठीक है जी, 3 अटैम्प्ट से मिस हो रहा था। इस दफ़ा बच्चों को कह के भेजा था मैंने, भाई मार्जिनल एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवाएगा, बहुत अरसे से नहीं आई हुई, तो वैसा ही हुआ, ठीक है। और आया भी कितने नंबर का, खैर से 19 नंबर, ठीक है। तो बहरहाल अगेन अपनी ग्रिड के लोअर साइड के ऊपर है आई कैप इसमें, ठीक है। तो इसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लेस इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले चैप्टर्स में शायद इनमें से मैं किसी को भी ना डाल सकूं कि कभी भी अटैम्प्ट मिस नहीं हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहरहाल हैं, आप देख रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा जो आपका पोर्शन है ये देखने में छोटा, लेकिन अच्छा टाइम में आपको बताता हूँ कितना कितना लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 20 से 30 नंबर की ये ग्रिड है, लेकिन इसको आसान मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक है, 2 चैप्टर्स हैं, एक टॉपिक है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, और फिर उसी के ही साथ जॉइंट बाय प्रोडक्ट हम करेंगे, ठीक है। तकरीबन
भाई जाग के तरह देखना, तकरीबन 12 से 13 दिन इस पर कम से कम लगते हैं, इससे ज़्यादा लग जाए तो 14 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस 10 से 12 दिन इस पर भी लग जाते हैं, यानी कि मिला जुला के कोई 25 दिन इन दो पे लगते हैं। टारगेट कॉस्टिंग ये हम शुरू में ही कर लेते होते हैं क्योंकि ये ज़रा बुनियाद बनाने में हेल्प करता है, तो 3-4 दिन में ये हो जाता है, ठीक है। तो मिला जुला के इसमें कोई 30 दिन लग जाएंगे। इस टोटल इसके अंदर 3 टॉपिक से देखा जाए तो, ठीक है, और इसकी वेटेज 20 से 30 नंबर की। अब अगर इसकी वेटेज वैसे देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग रेगुलरली आने वाला टॉपिक है। आपको कैसे रेगुलर कहाँ है? ओ भाई ये देखो, ये अगर देखो ना, ये असल में प्रोसेस अकाउंट बनवाए या जॉइंट बाय प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये इकट्ठा भी कर लेता होता है। एक ही देखें सवाल के अंदर ये 2 पार्ट्स के साथ है क्योंकि ये एक ही जैसी चीज़ है, ठीक है। वरना रूटीन क्या चल रही है, जब ये पूछ लिया बड़ा सवाल, ये नहीं पूछा था तो अगली बार इस तरफ आ गया, ये नहीं पूछा, फिर अगली बार इस तरफ आ गया, फिर ये नहीं पूछा। लेकिन इस दफ़ा बच्चों को एक्सपेक्टेशन बताई जाती है, लेकिन पहले ये अच्छे तरीके से करवाया जाता है, फिर बताया जाता है एंड पे कि एक्सपेक्टेशन क्या है। हो सकता है जी इस दफ़ा वो इस तरफ चला जाए, लेकिन जो बच्चा इसको छोड़ के चला जाएगा उसके साथ ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए तैयार रहना है आपने। अगर कोई चीज़ चॉइस में छोड़ें तो फिर प्रोविजन रखें, फीस अगली दफ़ा की भी साइड पे रखें जो आपने एग्जाम की देनी होगी, ठीक है। एनीवेज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस बहुत रेगुलरली आ रहा था, 8 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। इस दफ़ा सरप्राइज़ मिला है बच्चों को, ठीक है। इस दफ़ा कोई सवाल इसमें से नहीं आया क्योंकि वो जो टारगेट कॉस्टिंग बच्चे भूले पड़े थे, वही हुआ जिसका डर था वो आ गया, ठीक है। तो बहरहाल अगेन अपनी वेटेज के अंदर ही है, ये 25 नंबर का अपने ग्रेड में ही रहा आई कैप, लेकिन ये सरप्राइज बच्चों को जरूर मिला, ठीक है। ये तो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया। दिस वॉजंट एक्सपेक्टेड एट ऑल। बच्चों ने टारगेट कॉस्टिंग बहरहाल करवाया तो जाता ही है, बच्चों ने जोर इसी पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मुश्किल टॉपिक है, बच्चा बड़ा जोर लगाता है, टुवर्ड्स द एंड जाके हो रहा होता है, आखिरी महीने के अंदर वैसे ही बच्चे का दिमाग कितना तेज चल रहा होता है, बहुत तैयारी करके गए थे बच्चे, ठीक है। कोई बात नहीं, इधरों आ गया, ठीक है। बहरहाल इट हैपन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, इसमें आई कैप अपनी हायर साइड के ऊपर ही ऑपरेट कर रहा है, अगर आप गौर फरमाएं तो, ठीक है। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये पिछली अटैम्प्ट मिस हो गई थी, वरना आप देखें रेगुलरली इसको टेस्ट कर रहा है। 8 नंबर का आया, फिर ये 2 सवाल 18 नंबर के, फिर 2 सवाल 14 नंबर के, 2 सवाल 16 नंबर के। इस बार मैंने ज़रा ऐसे करके लिख दिया, अभी कल बना रहा था तो 2 सवाल आए हैं और 14 नंबर के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर फॉल करता है, अच्छी वेटेज है इसकी, ठीक है। उसके बाद सीवीपी एनालिसिस, मतलब आ भी रहा था, फिर मिस भी हुआ, फिर आ गया, मिस हुआ, इस बार फिर आ गया। लेकिन ये नहीं कहना कि मिस, अब अगली मिस होगा, इधर देखो 2 दफ़ा भी आया हुआ है, ठीक है। तो आई कैप भी ऐसे छेड़खानियाँ आपसे करता है। चॉइस तो बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल देना, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। और सीवीपी एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो डिसीजन मेकिंग के अंदर बच्चों को थोड़ा सा मसला करता है, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स है, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स बच्चों को तंग करती है, लेकिन इंशाल्लाह तंग नहीं करेगी अगर आप रोज़ आते रहेंगे तो। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, मैं कह रहा था बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही बार आया हुआ है। असल में ये बेस है इसकी, और इसको आप देख रहे हैं, ये देखें 20 नंबर का, 14 नंबर का, 17 नंबर के 2 सवाल, 15 नंबर का 3 सवाल, 35 नंबर के 1 सवाल, 18 नंबर का। इनकी बुनियाद यही रेलेवेंट कॉस्टिंग ही होती है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की बेस पर ही डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो ये आपके सामने मोटा मोटा कुछ एनालिसिस आ गया, ठीक है। अब अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें तो, अच्छा ये एक सेक्शन ए के अंदर होता है जी, और ये सेक्शन बी। अब मैं कुछ टॉपिक्स आपको वैसे बता रहा हूँ, आज मैंने पढ़ाना नहीं है आपको, ऐसे गपशप के लिए आपको बुलाया है, ठीक है ना। आज बस आपको ये बताऊंगा, और इंशाल्लाह 10-15 मिनट बच गए तो फिर कुछ पढ़ा भी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें देखना, सीखना, सोचना, ठीक है। सीएमए के अंदर आप लोगों को बहुत सारे इस तरह के सवाल होते हैं, कुछ है नहीं, बस चीज़ों को थोड़ा समराइज़ करने की ज़रूरत है। आपने रोज़ बस तशरीफ़ लेके आते रहना है, और मेरी अप्रोच यही रहती है कि मैं बच्चों को, चूँकि नोट्स हैं मेरे पास, ये मेरे अपने नोट्स ही होते हैं, ठीक है, उनमें पास पेपर्स ही होते हैं, जिनके अंदर या तो मैं सवाल क्लास में करवाता हूँ या फिर उनको होमवर्क में देता हूँ। सोल्यूशन उनका नहीं होता, सोल्यूशन मैं बाद में दिया करता हूँ जब बच्चा घर से उसको ट्राई करके आता है। यानी आपका समझे रोज़ाना ही सीएमए के अंदर बेसिक्स ज़रा गुजर ले, अगले हफ्ते में आपका रोज़ाना ही क्या होगा, टेस्ट, रोज़ाना ही मार्क्स इंटू 1.8। घर पे आप वो सवाल जब भी करेंगे आप इसी अप्रोच पे करेंगे, और अगले दिन मैं वो सवाल का या तो सोल्यूशन आपको दूंगा या क्लास में सॉल्व करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन अनसीन अटैम्प्ट होगी आप, ठीक है।
आप किसी और किताब से, ICAP की किताब से, किसी और उस्ताद की किताब से अगर वो सोल्यूशन देखेंगे भी सही तो फॉर्मेट डिफरेंट होगा, मैं पकड़ तो फिर भी लूँगा। इसलिए आप लोगों को रोज़ाना एक सवाल जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे पर्चे का सवाल कर रहे हैं। तो CMA के अंदर आपकी डे 1 से ही, डे 1 तो नहीं कहना चाहिए, वीक 2 से ही इंशाल्लाह हर रोज़ आपकी ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी कि आप घर पे अनसीन, जो सबसे बड़ा फियर है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, तो वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पहले दिन से ही काम शुरू करेंगे। हम उसको जो है वो इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अनसीन होगा, बस दिमाग में जो आया करते गए। अब जब अगले दिन सोल्यूशन देखा या मैंने क्लास में करवाया तो तकरीबन सारा ही सही निकल आया। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। और सोल्यूशन अगर पहले दे दिया जाए तो फिर उंगली सोल्यूशन पे रखी होती है और बस फिर दिमाग नहीं काम करता, फिर वो उंगली काम करती है। ठीक है, हाँ सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। नहीं भाई नहीं, खुद करो पहले। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 100 सवाल करके जाओगे, पर्चे में 101वां आना है फिर। तो अगर आपने अनसीन की तैयारी नहीं की होगी तो CMA के अंदर ज़्यादा मसला आएगा। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसको हम इसी तरीके से मैनेज करेंगे। तो फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बनते हैं। फिर आपके ख्याल में ये पैटर्न आपके भी सामने है, आपने देखा, आपके पास हैंडआउट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बन रहे हैं? मेरे ख्याल से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में चैप्टर 15 और 16 बन रहा है। कौन से हैं भला? ना, रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं ना सकता डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग, प्रिंसिपल्स की बेस पर ही डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, इसीलिए तो आपको एक दफ़ा नज़र आया अलग से, बाकी वो हमेशा ही साथ उसके चल रहा होता है। ठीक है, उसके बगैर डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग बहरहाल एक बुनियाद है, डिसीजन मेकिंग ही है बेसिकली। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर 8 और 9 भी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भी देख लें, कोई ऐसी अटैम्प्ट तो नहीं है कि जिसमें मिस हुआ हो। ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला 14 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, कह सकते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ना कहूँ? कह लूँ, इजाज़त है, बड़ी मेहरबानी। चैप्टर केड़ा केड़ा सी? 8 एंड 9। प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई। आपके अंदर शौक पैदा कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, चीज़ें आइडेंटिफाई करो, मेहनत करो, ये पेपर पास होने के लिए ही है इंशाल्लाह। सबसे इजी यही पास होगा इंशाल्लाह आपका। पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली बार बहुत मुश्किल पर्चा आया था और रिजल्ट इसका टॉप 2 के अंदर आ गया, 40-44%। शायद ICAP ने भी थोड़ी सी माफ़ी दी होगी, लेकिन बहरहाल पास वही हुए थे जो कुछ करते रहे। कुछ करते रहना है। मैंने पिछली क्लास में शेर सुनाया ना, चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए। तो बाकी आपकी मर्जी है। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाय, ये क्या होता है सर? ये क्या चीज़ें हैं? वो थोड़ा टाइम थोड़ा ही लगाना है। क्या मैंने अर्ज़ किया, तकरीबन 12 से 15 दिन लग जाते हैं इस पर। अब एक चीज़ 12 से 15 दिन में जाकर समझ आनी है तो पहले दिन तो सिर्फ नाम ही लिख सकता हूँ ना। ठीक है, लेकिन ये आपका, मैं कह सकता हूँ कि ये आपके वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ये होगा आपका। जब आपको समझ आ जाएगी, पहले 3-4 दिन बाद, पहले 3-4 दिन होश नहीं ना आता किसी भी टॉपिक में, उसके बाद जब समझ आ जाएगी तो आप कहोगे हाँ ये है वो टॉपिक, ये है वो टॉपिक जो इंशाल्लाह मुझे 70-80% मार्क्स दे देगा, जैसा भी सवाल आए। इसमें भी हम पेट फॉर्मेट के ऊपर ही चलेंगे। लेजर्स बनने, असल में ना इसमें जाके लेजर्स बनने लग जाते हैं। वही लेजर्स, डेबिट, क्रेडिट आपको नज़र आता है, आप फिर पागल हो जाते हैं उसको देखें, हैं अकाउंटेंट्स, मुंशी, तो चैप्टर 8-9 हो गया। उसके बाद मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी क्यों मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक अटैम्प्ट मिस हुई है, इस वजह से मैं इसकी इंपॉर्टेंस को तो नहीं ना अब जो है वो कम कर सकता। आप देख लें 8 नंबर, फिर 18, 14, 16, 2-2 सवाल इसके अंदर से पूछ रहा है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बाकी इंपॉर्टेंट में रख लेते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट की लाइन बहुत लंबी है क्योंकि बाकी सारे इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, लेकिन चलें फिर भी कुछ मैं लेस इंपॉर्टेंट में लिखूंगा, लेकिन आपको नजर आएगा लेस इंपॉर्टेंट वही हैं जो इस दफ़ा भी छेड़े गए और पिछली बार भी छेड़े गए। यानी लेस इंपॉर्टेंट को डिसाइड करना आपका काम ही नहीं है, वो मेरा काम है कि मैंने कितने सवाल कराने हैं। अच्छा यार ये ABC कॉस्टिंग है, कम इंपॉर्टेंट है, चलो बच्चों के ना 5-6 सवाल करा देता हूँ। FY ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो इसके 15-20 करवा देता हूँ। ये मेरा मसला होगा ना, आपका मसला नहीं है, ठीक है ना।
ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ज़रा मार्क्स की वजह से थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आया हूँ, मार्क्स थोड़े कम भी थे, एक आध बार ज़्यादा भी आए हैं, लेकिन बहरहाल मिस भी हुआ है एक दफ़ा, बाकी बड़े नंबर भी हैं। बहरहाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर कौन सा है? 11 एंड 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड, या ये लिख के ले आता वैसे में, इतना टाइम लग रहा है आज। अच्छा वाला बेसिक्स में कुछ आपको करवा देना था, करवा फिर भी दूंगा, टेंशन ना लो। ज़रा अभी मेरा पेन सही नहीं चल रहा आज, ना ही हमारे पास स्टॉक में जो पेन पड़े हुए थे सरदनान और मेरे पास वो चल रहे थे, तो बहरहाल गुजारा करें आज। समझ तो आ रहा है ना क्या लिखा हुआ? क्या मतलब राइटिंग नहीं सही मेरी, तुम ये कहना चाह रहे हो? जी नहीं नहीं, सही बात कर रहे हो, नहीं सही है, गुजारा करो, यही तो कह रहा हूँ जी। चैप्टर 12, 11 ये हो गए। उसके बाद CVB वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CVB एनालिसिस मिस कर जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी मिस करता है। जो ज़्यादा मिस करता है उनको लेस इंपॉर्टेंट कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 और 4, वैसे 3 कर लें, ठीक है। असल में ना वो है एक ही, लेकिन चलो FOH का चैप्टर है, ठीक है। ओवरहेड्स, FOH क्या होता है सर? ओवरहेड्स। चैप्टर 10 मार्जिनल एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। मैं तो समझता हूँ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी अब इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन 1 है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्योंकि काफ़ी रेगुलर पूछ रहा है, इस दफ़ा छोड़ गया। अब आपके टाइम में फिर ये मेरे हिसाब से तो टॉप के अंदर आ जाना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी के अंदर आई कैप की। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? 5 लेबर कॉस्टिंग, ठीक है जी। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी आ रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हैं, थोड़े मार्क्स कम हैं, लेकिन रेगुलरली आ ज़रूर रहे हैं। उसके बाद कुछ लेस इंपॉर्टेंट हैं। देखो मैंने लफ्ज़ इंपॉर्टेंट की जान नहीं छोड़ी, मैं इसको फिर भी क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ज़रा कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें कौन कौन से हैं जी? चैप्टर नंबर ये FOH इसका 4 ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद 6 और ये कौन से हैं वाला? कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का टॉपिक है, लेकिन बच्चे छोड़ते हैं, और छोड़ने वालों का अंजाम पिछली अटैम्प्ट में 16 नंबर का आया हुआ है, 2 अटैम्प्ट पहले, ठीक है ना। छोड़ के कुछ नहीं जाना। अच्छा जी, उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग, कौन सा चैप्टर है? अच्छा आप देख लें, लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस अटैम्प्ट के अंदर क्या हो चुका है? और कौन सा रह गया जी? कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया? जो इंपॉर्टेंट थे वो चुन्ने चुन्ने करके लिखे गए। चलो जी, तो अब इसमें ना बच्चों ऐसा भी है, हमारा टाइम ही इन्हीं पर ज़्यादा लग रहा होगा। जैसे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, अच्छा मैंने जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है, सर वैसे क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है? डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन 3 टॉपिक्स को ज़रा देखते हैं, इनमें कितने मार्क्स बनते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ये अटैम्प्ट पकड़ता हूँ, ये देखो 14, 8, CV को छोड़ दें 20, ये 3 बोले हैं ना मैंने, कितने नंबर बने? 42। चलो आगे चलते हैं ज़रा, 8 और 8 16, 18, 14, ज़रा चेक करें। 48, नेक्स्ट 20, 14, 17, हाँ जी 51। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं कि हर अटेम्प्ट में तकरीबन 50 नंबर, 45 से 50 नंबर, ऐसे नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा इनको, तो थोड़ा देखना पड़ता है इन चीज़ों को जी। देखें 15,
ओ सारा कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी 50 नंबर है। फिर इस दफ़ा क्या हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग में से आया है ना, हाँ ये प्रोसेस कौन जा 15, हाँ जी बता दें, ये 9 और 5 14 होते हैं, 40, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात समझ आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, अब टाइम भी इसी हिसाब से लग रहा होगा। ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, ये मैं एंड में बिल्कुल नहीं रखता होता, ये तकरीबन कोई 1 हफ्ता बेसिक्स पे लगेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपके साथ जो है वो छोटे छोटे मैचेस आपको खिलाऊंगा, FOH खिला दूंगा, ABC खिला दूंगा, फिर टारगेट कॉस्टिंग करा के उसके बाद फिर हम मूव कर जाते हैं नॉर्मली ये 4-5 टॉपिक्स के, यानी कि तकरीबन कोई 1 महीना आपको थोड़ा सा रवां करके ना, आपको थोड़ा सा वो कहते हैं विसा के मारना, पंजाबी में कहते हैं ना। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं ऐसे थोड़ा सा रनिंग में लेके आऊँगा, जब आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो तकरीबन कोई 30 लेक्चर्स के आसपास हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसको एंड में मैं बिल्कुल नहीं रखता, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और टाइम से ही होना चाहिए, आखिरी महीने में नहीं होना चाहिए। और तकरीबन इसके ऊपर ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, CVP एनालिसिस है, रेलेवेंट कॉस्टिंग है और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का चैप्टर है। ये जो 4 चैप्टर्स हैं, यानी ये एरिया डिसीजन मेकिंग का, तकरीबन मेरे 45 लेक्चर्स इस पे लगते हैं, ऑलमोस्ट 45 लेक्चर्स। फिर इसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन कोई तकरीबन 30 लेक्चर्स इस एरिया पे लग जाते हैं, ठीक है, 30 से 35 लेक्चर्स, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, बाकी फिर 25 से 30 लेक्चर्स ही बचते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई 110 के आसपास जाके हम बमुश्किल इनको ख़त्म कर पाते हैं। तो इनमें से स्टार्ट के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में करवा दूंगा, ओवरहेड्स, ABC, लेबर कॉस्टिंग में नॉर्मली छोड़ देता होता हूँ, कॉस्ट फ्लो एंड पर छोड़ते हैं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ये भी शायद पहले करवा दूँ, ठीक है। उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग की तरफ हम मूव कर जाएंगे, ओके, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब और अगली बात क्या कर लें जी, ये तो बात होगी ना जी, पेपर में क्या आता है, फिर कुछ इम्पोर्टेंस आपको एनालिसिस दिखाकर मैंने करवा दी थोड़ी सी इसकी। अगली बात ये कि हाँ, स्टडी मटेरियल की बात मैंने की थी। स्टडी मटेरियल क्या होगा हमारे पास, तो जी किताब मेरी बिल्कुल भी नहीं है अभी, ठीक है, और मैंने ICAP की किताब को ही फॉलो किया है, लेकिन ICAP की किताब यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं आपको दूंगा लेक्चर नोट्स चैप्टर वाइज आपको दूंगा मैं, और उनकी नंबरिंग मैंने वही रखी हुई है जो ICAP के चैप्टर की नंबरिंग है, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सहूलत रहे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर नोट्स हैं, इनके अंदर मैं सेलेक्टेड थ्योरी डालता हूँ, ICAP की किताब से ही डाली हुई है, खुद से तो कोई नहीं लिखा हुआ, कोई एडिशनल बात है ही नहीं, बस ठीक है, काफ़ी है वो वाली सिलेक्टेड थ्योरी मैंने डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद ICAP के पास पेपर्स हैं, अब ये सिलेक्टेड नहीं है, ICAP के पास पेपर्स जो ICAP की किताब के अंदर हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं ना, कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, जी एग्जाम्पल्स ICAP की किताब में होते हैं ना, पास पेपर्स ही होते हैं नॉर्मली, ठीक है, या कुछ इलस्ट्रेशंस होती हैं, तो वहाँ पे कम हैं क्वेश्चंस। मैंने उससे भी पुराने वाले सवाल, कोशिश यही की किसी भी टॉपिक के जितने मैक्सिमम पास पेपर्स मौजूद हैं मेरे पास, जहाँ पे थे 2000 से आगे लेकर, तो कोशिश यही की है कि वो पास पेपर्स तकरीबन सारे के सारे ही हमारे सामने हों। उसमें फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता होता हूँ, खुद क्वेश्चंस करता हूँ, आपसे भी करवाता हूँ। और पास पेपर्स का एक, क्योंकि ICAP के लेवल का जो सवाल है वो ICAP के पास ही मिलता है, तो पुराने सवालों का फ़ायदा ये होता है कि वो नॉर्मली आपको किताबों में से, उसके ICAP का सोल्यूशन तो वैसे अवेलेबल नहीं है, कुछ पीछे चले जाएँ तो, और किताबों में भी आपको वो सोल्यूशंस नॉर्मली सारे नहीं भी मिलते, कम मिलते हैं। तो फिर एक अच्छा मौका होता है आपकी पिटाई करने का रोज़ाना, कि आपको सवाल दिया, आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर पास करने की नीयत वाले बच्चे हैं कि हमने उसको करना है और फिर खुद से ही करना है, जो हमारे सामने जो हमें समझ आई उस हिसाब से करना है, और अगले दिन आके फिर वो सवाल जो है वो डिस्कस होता है। मोबाइल वाले भाई, ब्लू शर्ट वाले, वो डिस्कस होता है, ये ब्लू नहीं, बैंगनी शर्ट वाले भाई, इसको मोबाइल यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिड में, भाई कौन मोबाइल यूज़ कर रहा है हाइब्रिड में, अच्छा नहीं, सॉरी यार, नाराज़ नहीं हो रहे, सॉरी। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो वो क्वेश्चंस पास पेपर के ऑलमोस्ट मैंने सारे ही डाले हैं इसमें, ठीक है।
तो बहरहाल ये पास पेपर इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, और कुछ एडिशनल प्रैक्टिस हो भी सकती है छोटी मोटी, क्योंकि पास पेपर नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि पास पेपर से ही बात शुरू कर लें। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो चुनने से सवाल से शुरू करवाने पड़ते हैं, फिर मुन्ने सवाल पे आते हैं और फिर वो थोड़ा सा बड़े होते हैं सवाल। तो ऐसी कुछ इलस्ट्रेशन भी इसके अंदर मिल जाएंगी। तो ये लेक्चर नोट्स आपको मैं चैप्टर वाइज दूंगा, ठीक है जी। जैसे कि आपको आज मिल चुके हैं लेक्चर नोट्स बेसिक्स के, ठीक है। तो बेसिक्स के अंदर कुछ सिलेक्टेड थ्योरी है और उसके बाद आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। पास पेपर्स तो नहीं है, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये तो कोई चैप्टर है ही नहीं, लेकिन इसके बगैर कोई चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहले ये ज़रूरी है, तो ये करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो दूसरा एक सोर्स है वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट है, जिसको आपने अगेन मैं जैसे FAR 1 वालों को बोला, आप भी इसको ऑडिट पर्पज़ के लिए रखें। हाँ, FAR 1 को सिर्फ एज ये है कि उनके पास FAR 1 की किताब मौजूद है, आपके पास वही किताब नहीं है, नोट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पे ज़रा ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है कि जब मैं कोई चैप्टर अपनी तरफ से ख़त्म कर दूँ तो आप उसका ऑडिट कर लें कि भाई इसने जो पढ़ाया, सिलेबस में जो लिखा हुआ था वो पढ़ाया या नहीं, ICAP की किताब में जो लिखा हुआ है वो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, कहीं आएँ बाएँ शाएँ करके। तो क्योंकि ICAP ये कहता है कि जो मेरी किताब के अंदर लिखा हुआ मुझसे बाहर नहीं जाऊँगा। तो अगर हम एक यही तसल्ली कर लें ना कि ICAP की किताब के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमने वो सारी कर ली हैं, तो हमें किसी हद तक ये तसल्ली होगी कि हाँ हाँ बस ठीक है, इससे बाहर बात नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपने जो दूसरा स्टडी मटेरियल जो है वो आपका होना है वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट, ठीक है जी। अभी तो टाइम नहीं ना असल में सही याद हुए, कितनी देर रह गई है इस क्लास में, कितनी देर हो गई है, और रह कितना गया, तकरीबन 35 मिनट्स। चलो ये मैं स्टडी टेक्स्ट लिख लूँ ना, उसके बाद फिर आपने थोड़ी देर बाद जो है ना पार्ट 2 शुरू कर लेना है। ICAP की स्टडी टेक्स्ट किसकी, CAF 1 की देखोगे? हाँ, जो पर्चा है वही देखना, ठीक है, CAF। ओके, डन हो गया। तो ये किस लिए आपने रखनी है, ये ऑडिट पर्पज़ के लिए रखनी है। इसमें जो सवाल है आपको नज़र आएगा वो सवाल हमने सारे करने। हाँ, सोल्यूशन माजरत के साथ उसका एंड आंसर तो सेम हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट वो होगा। ये ना मैं पाबंद कर सकता हूँ खुद को, ना आपको कोई किताब लगेगी, लेकिन हम इतना ज़रूर कर लेंगे कि हम हर सवाल एक तरीके से कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा हमारा चेंज होगा, ठीक है ना। हमारे अपने हिसाब से फॉर्मेट्स होंगे, उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। लेकिन आपने जब चैप्टर एंड हो जाए, पूरा मेरी तरफ से अगला चैप्टर का ऐलान हो जाए, तो आपने फिर एक बार बैठ के, और उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं कोई दावा कर रहा हूँ निकाल के दिखाओ कोई चीज़, नहीं भाई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ के फिर मुझे भी बताएं कि यार मेरे कोता नज़र से जो ना गुजर सकी वो चीज़ अब मेरे सामने आ जाएगी, तो वो सबका फ़ायदा हो जाएगा। तो ऑडिट पर्पज़ के लिए यहाँ ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी इसलिए कि किताब नहीं है, नोट्स हैं। तो आपको तसल्ली करनी चाहिए हर चैप्टर के बाद कि क्या कहाँ पे खड़े हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। सिलेबस देखा, ICAP किताब देखी, उसके बाद कहा हाँ चलो ठीक है यार, ये तो सब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा चलें उस तरफ तो चलते ही हैं जो मसले मसाइल हैं, अब पढ़ाई की तरफ चलते हैं। लेकिन एक मिनट जो है ना, ज़रा पार्ट 2 शुरू कर लें।